साल 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस जीत के साथ अरबों ने पहली बार भारत में अपने कदम रखे, पर उनकी इस जीत ने भारतीय राजाओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। इन्हीं राजाओं में से एक थे ललितादित्य मुक्तापिड़, जिन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर में तिब्बत से लेकर तो दक्षिण में द्वारका तक और पूर्व में अहोम से लेकर तो पश्चिम में मध्य एशिया तक फैलाया था। एक ऐसा राजा जिसने न सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों निर्माण कार्य भी करवाए। आज कहानी इसी ललितादित्य मुक्तापिड़ की, जिसे लोगों ने कश्मीर के सिकंदर की उपाधि दी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिया चैनल पर। दोस्तों, गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप गृह युद्ध में उलझ गया और इसी गृह युद्ध का फायदा उठाकर बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर हमले शुरू कर दिए। इन्हीं हमलों के बीच कश्मीर में एक ऐसे राजवंश का उदय हुआ जिसने अगले 200 सालों तक इन बाहरी आक्रांताओं को भारत भूमि से दूर रखा। उस राजवंश का नाम था कारकोटा। इस राजवंश के राजा दुर्लभवर्धन ने साल 625 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखी और इसके ठीक 100 सालों बाद यानी साल 724 ईस्वी में यहाँ की सत्ता ललितादित्य के हाथों में आई। ललितादित्य राजा दुर्लभवर्धन के पोते थे, जो अपने भाई तारापीड़ की मृत्यु के बाद यहाँ के राजा बने थे। जब वो राजा बने तब कश्मीर का उत्तरी राज्य तिब्बत दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहा था और कश्मीर पर अपना प्रभाव लगातार बढ़ाते जा रहा था। तो वही दूसरी तरफ पश्चिम में अरब आक्रांताओं ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिए थे। ललितादित्य जानते थे कि अरब पंजाब और सिंध को जीतने के बाद कश्मीर पर हमला जरूर करेंगे। वो अरबों के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सत्ता में आते ही धीरे धीरे अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। इसी के साथ उन्होंने कुछ चीनी और कुछ तुर्क सैनिकों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। ललितादित्य ने कुछ भारतीय राजाओं को पत्र भी भेजे, जिसमें उन्होंने अरबों के खिलाफ युद्ध में साथ देने का आह्वान किया। ऐसा ही एक पत्र मेवाड़ के शासक बप्पा रावल और कन्नौज शासक यशोवर्मन के पास भी गया था। दूसरी तरफ अरब खलीफा अल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु के बाद अल जुनैद को सिंध का नया गवर्नर नियुक्त किया। जुनैद ने धीरे धीरे पंजाब और राजस्थान के छोटे छोटे प्रांतों पर आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य में शामिल करना शुरू किया। इसी बीच उसकी नजर पड़ी कश्मीर पर। उस समय कश्मीर एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था। इसकी वजह थी कश्मीर से जाने वाला सिल्क रूट। दरअसल दुनिया भर में चलने वाले व्यापार का एक रास्ता कश्मीर से होकर गुजरता था। जुनैद चाहता था कि इस रास्ते पर अरबों का नियंत्रण हो। इसी के लालच में उसने साल 726 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया। सम्राट ललितादित्य इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने मेवाड़ शासक बप्पा रावल, कन्नौज शासक यशोवर्मन और दूसरे भारतीय राजाओं की मदद से अरबों पर पूरी ताकत के साथ हमला किया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। अल जुनैद इस युद्ध में मारा गया, पर ललितादित्य ने बहुत से अरबियों को बंदी बना लिया। इस जीत के बाद ललितादित्य और बाकी राजाओं ने मिलकर गजनी के शासक सलीम पर चढ़ाई कर दी और उसे युद्ध में हरा दिया। इस हार से ललितादित्य ने गजनी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अरबों को गजनी में हराने के बाद ललितादित्य काबुल के रास्ते तुर्कमेनिस्तान की ओर निकल पड़े। यहाँ पर बुखारा रीजन के शासक मोमिन के साथ ललितादित्य के 4 भीषण युद्ध हुए, जिसमें मोमिन को हार का सामना करना पड़ा। उसकी इस हार से ललितादित्य का साम्राज्य कैस्पियन सागर तक फैल गया। इस तरह से पूरे सेंट्रल एशिया पर ललितादित्य ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस जीत के बाद उसे बहुत सारा खजाना मिला, जिसे लेकर वो वापस कश्मीर लौटा। कश्मीर आने के बाद उसने घाटी में नहर और मंदिर बनाने का काम शुरू किया। चाइना में तिब्बतियन एम्पायर का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। उन्होंने कश्मीर से चाइना जाने वाले व्यापारी मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसे देखते हुए ललितादित्य ने चाइना के तांग सम्राट के पास अपना एक पत्र भेजा और उनसे तिब्बत के खिलाफ युद्ध में सैन्य सहायता मांगी। ऐसा ही एक पत्र कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने भी भेजा था, जिन्हें देखने के बाद तांग सम्राट ने अपने कुछ सैनिक और स्ट्रैटेजिस्ट को दोनों की सहायता करने के लिए भेजा। ललितादित्य और यशोवर्मन ने तिब्बत पर दोनों तरफ से हमला कर दिया और यहाँ के व्यापारी मार्गों को तिब्बती शासन से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने तिब्बत से भारी भरकम टैक्स वसूला और वापस अपने राज्य में आ गए।
वापस आने के बाद अरबों के जीते हुए प्रदेशों पर नियंत्रण को लेकर ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच विवाद हुआ और यह विवाद आगे चलकर युद्ध में बदल गया। साल 733 ईस्वी में यशोवर्मन और ललितादित्य के बीच युद्ध शुरू हुआ। लंबे समय तक चले इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसे देखते हुए दोनों ने संधि करने का फैसला किया, जिसे यशोवर्मन ललितादित्य संधि कहा गया। लेकिन इस संधि पत्र में हुई एक गलती ने इन दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा किया। इस संधि पत्र में यशोवर्मन का नाम ललितादित्य से पहले लिखा गया था, जिसे देखने के बाद ललितादित्य के मंत्री ने इस पर अपनी आपत्ति जताई और संधि कैंसिल करने को कहा। ललितादित्य ने अपने मंत्री की बात मान ली और यशोवर्मन के साथ हुई संधि को कैंसिल करके उसके साथ फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार हुई लड़ाई में यशोवर्मन हार गया, जिसके बाद ललितादित्य ने पूरे कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। इस जीत के बाद उसने कलिंग यानी आज की उड़ीसा और गौर यानी आज के बंगाल पर हमला करके उसे जीत लिया। इस जीत ने बंगाल के खाड़ी से लेकर तो तुर्कमेनिस्तान तक का प्रदेश उसके झंडे के नीचे आ गया। इस बड़ी जीत के बाद ललितादित्य पूर्वी तट से पश्चिम की ओर मुड़े, जहां उन्होंने चालुक्य क्वीन रट्टा से विवाह किया। महारानी रट्टा दक्षिण की एक ताकतवर महिला शासक थी, जिसने अपने राज्य में अनेकों मंदिर, महल और सड़कों का निर्माण करवाया था। पर ललितादित्य की सैन्य ताकत को देखकर उसने ललितादित्य की अधीनता स्वीकार कर ली। ललितादित्य ने चालुक्यों की मदद से राष्ट्रकूटों पर हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया। इस जीत के बाद ललितादित्य की सेना कोंकण, गुजरात और मालवा से होते हुए वापस कश्मीर पहुंची। भारतीय उपमहाद्वीप में ललितादित्य का अभियान लगभग 14 सालों तक चला, जिस कारण उन्हें कश्मीर के सिकंदर की उपाधि मिली, क्योंकि ग्रीक के राजा सिकंदर का अभियान 11 सालों तक चला था, जबकि ललितादित्य 14 सालों तक युद्ध पर थे। सम्राट ललितादित्य के शासनकाल में कारकोटा साम्राज्य का विस्तार उत्तर में तिब्बत से लेकर तो दक्षिण में कर्नाटका तक और पूर्व में बंगाल से लेकर तो पश्चिम में मध्य एशिया तक हो गया था। ललितादित्य सिर्फ एक बेहतर मिलिट्री कमांडर ही नहीं बल्कि एक राज्य निर्माता भी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से गांव, मंदिर और मठों का निर्माण करवाया था। इन्हीं मंदिरों में से एक है सूर्य भगवान का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर, जो आज भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। आज भले ही यह मंदिर खंडरावस्था में पड़ा हो, पर आज भी इसके आकर्षण को देखकर लोग हैरान रह जाते। ललितादित्य ने कई बौद्ध मठों का निर्माण किया, साथ ही उन्होंने कई नहरों का भी निर्माण करवाया, जिससे सूखे इलाकों में खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सके। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया गया। साल 724 ईस्वी से लेकर तो 760 ईस्वी तक का उनका कार्यकाल कश्मीर के लोगों के लिए बेहद ही शांतिपूर्ण काल रहा। इस कार्यकाल को कारकोटा डायनेस्टी का सुवर्ण युग भी कहा जाता है।